नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और जटिल विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम हाल ही में आई कश्मीर स्टोरी 2 के उस सिनेमैटिक नैरेटिव को डिकोड करेंगे जो एक बहुत ही पेचीदा कहानी को पर्दे पर लाती है। हमारा मकसद किसी राजनीतिक पक्ष को चुनना बिल्कुल नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से उन कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक तंत्रों को समझना है जिन्हें एक थ्रिलर के रूप में फिल्म में पिरोया गया है। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। पर्दे पर गूंजने वाला एक डायलॉग है, अगर हमें इतिहास लिखना है तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि पूरी कहानी की नींव है। यह बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि किरदारों के सामने दांव कितने ऊंचे हैं। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक बहुत बड़ी और असंभव सी लगने वाली समस्या को सुलझाने के लिए पात्र एक हाई टेंशन रणनीति अपनाते हैं। यह सिर्फ एक्शन नहीं है, बल्कि एक तरह से इतिहास को मोड़ने की कोशिश है। तो इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, घाटी में अशांति। दूसरा, टेरर फंडिंग का जाल। तीसरा, पुलवामा और तनाव। चौथा, संवैधानिक लूपहोल। और पांचवां, संसद में अंतिम मतदान। हम इस सफर को एक्शन से शुरू करके घने कानूनी पन्नों तक लेकर जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, घाटी में अशांति और इस संघर्ष के उत्प्रेरक। आइए फिल्म के उस शुरुआती बिंदु पर नजर डालते हैं जिसने एक सुगठित अराजकता को जन्म दिया। कहानी में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। शुरुआत होती है 8 जुलाई को एक बड़े एनकाउंटर से। इसके तुरंत बाद अगले कुछ ही हफ्तों में एक सुव्यवस्थित हड़ताल कैलेंडर लागू हो जाता है। और देखते ही देखते कुछ महीनों के भीतर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है और राज्यपाल शासन लागू करना पड़ता है। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म घाटी की इस अशांति को किसी अचानक भड़के गुस्से के रूप में नहीं दिखाती। इसके बजाय ये इसे एक बेहद समन्वित लॉजिस्टिक ऑपरेशन के रूप में पेश करती है। सोचिए, अलगाववादी नेताओं द्वारा मस्जिदों से घोषणाएं की जाती हैं, मोहल्लों में सख्त लॉकडाउन थोपा जाता है, हर उम्र के लोगों को पैसे देकर पत्थरबाजी करवाई जाती है और इस पूरे नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत ही रणनीतिक तरीके से फैलाया जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टेरर फंडिंग का जाल और पैसों का सुराग। आखिर इस सब के लिए पैसा आता कहां से है? यहीं से कहानी एक इकोनॉमिक थ्रिलर बन जाती है। कहानी का ये हिस्सा बेहद ही चतुराई से लिखा गया है। फिल्म में बादाम और अखरोट के बार्टर सिस्टम का एक बेहतरीन रूपक इस्तेमाल किया गया है। इसे ऐसे समझते हैं, बिना नकद पैसे बॉर्डर पार किए फंडिंग कैसे हो? सीमा पार व्यापार शुरू होता है। वहां से एक बादाम के बदले 2 अखरोट भेजे जाते हैं, यानी ओवर इनवॉइसिंग। व्यापारी को जो 1 अखरोट का अतिरिक्त नुकसान होता है, उसकी भरपाई विदेशी खुफिया एजेंसियां कर देती हैं। फिर इस एक्स्ट्रा अखरोट को भारतीय बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता है, वो ब्लैक मनी बन जाता है। कागजों पर देखने में ये एक पूरी तरह से लीगल क्रॉस बॉर्डर ड्राई फ्रूट व्यापार लगता है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये एक खुफिया ऑफ द बुक्स फंडिंग नेटवर्क चल रहा है और इसी अदृश्य पैसे की पाइपलाइन से पत्थरबाजों को फंड किया जा रहा है और पूरे घाटी में अशांति को कायम रखा जा रहा है। तीसरा हिस्सा, पुलवामा और तनाव, जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। एक ऐसा संकट जो सरकार के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। 40 ये महज एक संख्या नहीं है, ये फिल्म में दर्शाए गए उस दुखद पुलवामा हमले का प्रतीक है जिसमें 40 जवानों की जान चली जाती है। इसे एक बहुत बड़ी खुफिया विफलता के रूप में दिखाया गया है, जिसके बाद बालाकोट में सैन्य जवाबी कार्रवाई का बेहद कठोर निर्णय लिया जाता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल सामने आता है। नेतृत्व को यह एहसास होता है कि केवल एयर स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाइयां काफी नहीं है, वे एक अस्थायी जीत है। असली जरूरत तो एक दीर्घकालिक संवैधानिक समाधान की है और यहीं से शुरू होता है अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने का एक टॉप सीक्रेट मिशन। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, संवैधानिक लूपहोल और कानूनी छानबीन। यहां एक्शन को थोड़ी देर के लिए रोककर उस जटिल संवैधानिक भूल भुलैया को समझते हैं जिससे किरदारों को गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ा पेंच ये था कि अनुच्छेद 370 को तब तक नहीं छुआ जा सकता था जब तक कि संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके लिए सहमति ना दे। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो सभा तो 1957 में ही भंग हो चुकी थी। अब जब सभा ही नहीं है तो सहमति कौन देगा? यही कहानी का सबसे बड़ा संवैधानिक गतिरोध था। अब किरदारों की इस कानूनी जासूसी पर गौर कीजिए।
वे दशकों पुराने आदेशों की फाइलें खंगालते हैं। 1954 के आदेश में एक सब क्लॉज डी था जिसने संविधान सभा की शक्तियां राज्य की विधानसभा को दे दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 1958 के एक आदेश में बेहद चतुराई से उस क्लॉज को ही मिटा दिया गया था ताकि 370 को कभी कोई हटा ही ना सके। किरदारों को इस बात का पता चलता है और ये एक बहुत बड़ा खुलासा साबित होता है। तो फिर समाधान क्या निकाला गया? जवाब मिला अनुच्छेद 367 में। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति देता है। नायक इसे एक मास्टर की यानी मास्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए वे सामान्य विधानसभा की व्याख्या ही संविधान सभा के रूप में कर देते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही शार्प लीगल दाव का। और अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, संसद में अंतिम मतदान और इस पूरी रणनीति का क्रियान्वयन। 5 अगस्त की वो ऐतिहासिक सुबह जब इस गुप्त तैयारी को अंजाम दिया जाना था। कानूनी दाव खेलने से पहले जमीन पर हालात को काबू में करना जरूरी था। फिल्म में दिखाए गए सख्त और विवादास्पद सुरक्षा उपायों पर गौर करें। पूर्ण संचार ब्लैकआउट, सीमाओं पर भारी सैन्य तैनाती, प्रमुख नेताओं की प्रिवेंटिव नजरबंदी और पूरी घाटी में धारा 144 लागू करना। कहानी के मुताबिक ये सब इसलिए किया गया ताकि इस बड़े फैसले के दौरान घाटी में खून की एक भी बूंद न बहे। अब हम पहुंचते हैं संसद भवन के अंदर। गृह मंत्री का तर्क बिल्कुल स्पष्ट था। चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और वहां की विधानसभा भंग है, इसलिए राज्य सरकार की सारी शक्तियां अपने आप ही केंद्र की संसद के पास आ जाती हैं। और फिर संसद के पटल पर वो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है, जो महीनों की लीगल रिसर्च का नतीजा था। ये घोषणा की जाती है कि आज ये संसद ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, और चूंकि विधानसभा ही अब संविधान सभा है, इसलिए ये संसद ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा है। मतलब अब इस संसद के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की पूरी शक्ति है। अंततः संसद में 125 वोट इस बिल के पक्ष में पड़ते हैं, जबकि विरोध में केवल 61 वोट आते हैं। इसी के साथ फिल्म का जो मुख्य संघर्ष था वो सिनेमाई रूप से अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जब पर्दे पर इतने जटिल कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों को एक तेज तरार थ्रिलर में बदल दिया जाता है, तो ये हमारी वास्तविक दुनिया की समझ को कैसे आकार देता है? सोचने वाली बात है ना? क्या ऐसे सिनेमैटिक रूप इतिहास को समझने में मदद करते हैं या एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं? खैर, आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो देख करके थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, मगर आप लोग हो कि ना वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग का क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ने वाला है? कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो इसलिए अभी क्या भी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। Can't kill what I've become. I scream until I'm numb.